जय श्री राम। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को नमन करते हुए एवं सभी गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए आप सबको पुनः सनातन ज्ञान की गंगा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कल तक हमने ग्रह के बारे में, राशियों के बारे में एवं नक्षत्र के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है। कल हमने थोड़ा सा बताया भी था कि कैसे घोड़ा चक्र देखते हैं और कैसे मिलान करते हैं, गुण मिलान करते हैं। उसके आगे आज चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, विषय है, वह कुंडली मिलान। कुंडली मिलान हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसके लिए लोग कितनी परिश्रम करते रहते हैं। कुंडली मिलान का हिसाब ऐसा है साहब कि हिंदू धर्म में विवाह जो है एक संस्कार है। कुछ ऐसा माना जाता है कि जोड़ियां आसमान से बन करके आती हैं और वो आसमान से बनी हुई जोड़ियों को ढूंढना यहाँ पर हमारा कर्तव्य होता है और हम उसे ढूंढते हैं अपने पंचांग के द्वारा, अपने ज्योतिष के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, जिससे कि एक उचित वर को एक उचित कन्या मिल सके, एक श्रेष्ठ कन्या को एक श्रेष्ठ वर मिल सके। और इस वर और कन्या अन्वेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो कुंडली मिलान की होती है। कुंडली मिलान के बाद ही विवाह शादी की बातें आगे बढ़ती हैं। ये जो आपको होड़ा चक्र दिखाई पड़ रहा है, ये होड़ा चक्र ऋषिकेश पंचांग या जितने भी पंचांग है, बिहार में उसे पतरा भी कहा जाता है, तो जितने भी पंचांग हैं उन सब पंचांग में ये होड़ा चक्र आपको मिल जाता है। इस होड़ा चक्र से मैंने कल भी बताया था कि जन्म के समय और तारीख के अनुसार इस होड़ा चक्र से हम नक्षत्र पता करते हैं, राशि पता करते हैं और राशि का नाम पता करते हैं। जैसा कि मैंने कल ही बताया था, अगर मेरे पास कोई आकर के बोलते हैं कि बालिका का नाम लीला है, तो जैसे कोई बोलेगा कि लीला बालिका का नाम है, मैं समझ जाऊंगा कि भरणी नक्षत्र का प्रथम चरण है ये, और अश्विनी और भरणी दोनों मेष राशि में आते हैं। तो कन्या का राशि मेष हुआ और कन्या का नक्षत्र भरणी हुआ। हमें मिलान के लिए, कुंडली मिलान के लिए नक्षत्र को का जानना बहुत जरूरी है और नक्षत्र तभी हम जान पाएंगे जब हम उसके राशि नाम को जान सकते हैं। इसलिए राशि नाम के सहारे हम घोड़ा चक्र से जानकारी हासिल कर लेते हैं। क्या क्या जानकारी हासिल करते हैं? जैसे राशि नाम हमें पता चल गया, हम उसके द्वारा हम नक्षत्र का नाम पता कर लेते हैं, कौन सी राशि है उसके बारे में पता कर लेते हैं, उस जातक का वर्ण क्या है, वश्य क्या है, योनि क्या है, योनिवर क्या है, राशिश क्या है, गण क्या है, नाड़ी क्या है, इन सब का विधान हमें करना होता है, इन सब का मेल करना होता है और तब जाकर के कहीं गणना मिलान किया जाता है। आमतौर पर जब ब्राह्मण के पास दोनों वर और वधू का टीपन लेकर के जाया जाता है, तो उस टीपन का, उस कुंडली का पंडित जी दोनों का देख करके, इधर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है गुणबोधक चक्र। ये इधर का जो लाइन है ये नक्षत्र वर के लिए है और इधर की जो लाइन है वो कन्या के लिए है। और मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर वर का नक्षत्र जो है मृगशिरा है और कन्या का नक्षत्र अगर रोहिणी है, तो यहाँ पर रोहिणी और मृगशिरा का 36 गुण बन रहा है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। कन्या का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है और वर का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है और इनका 34 गुण का नक्षत्र इनका गणना बन रहा है। अति उत्तम गणना है। पुनः यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर देखिए, वर का जो नक्षत्र है वो कृत्तिका है और कन्या का नक्षत्र मृगशिरा में, मृगशिरा 2 मतलब सेकेंड पार्ट में 18.5 गुण का गणना बन रहा है। एडवाइजेबल नहीं है। हम बताएंगे कि ये शादी ठीक नहीं रहेगी, इसको नहीं करना चाहिए। कन्या आर्द्रा नक्षत्र की है और वर पुनर्वस नक्षत्र का है। 25 गुण का गणना बन रहा है। अच्छा है, शादी के लिए सलाह दी जाती है।
वर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का है और कन्या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की है। 34 गुण का गणना बन रहा है, सर्वोत्तम है। विवाह के लिए ये जोड़ी सर्वोत्तम है, करनी चाहिए। ऐसे हम गुण जो मिलान करते हैं वो गांव में पंचांग के द्वारा करते हैं। अब इसमें सीधे सीधे लिख दिया गया है कि 34 गुण, 25 गुण, 18 गुण। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये 36 गुण, 18 गुण, 25 गुण ये आता कहाँ से है, और इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। शादी के लिए बहुत से चीजों को मिलाया जाता है, जिसमें से एक ये अष्टकूट मिलान कहते हैं। ये अष्टकूट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टाइप्स ऑफ कूट्स हैं। इस 8 कूट्स को हम मिला करके अष्टकूट कहते हैं, और इस अष्टकूट से हम टोटल गणना की संख्या का पता करते हैं। इस अष्टकूट की विशेषता यह है कि ये जैसे जैसे ये आरोही क्रम में बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे इसके मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। ये गण है, इस गण के 6 मार्क्स हैं। अगर मैच होता है तो, नहीं मैच होता है तो 0 है। इसमें मैच नहीं हो रहा, इसलिए इसको 0 मार्क मिला है। भकुट की 7 मार्क्स मिलता है, नाड़ी का 8 मार्क्स मिलता है। और इसीलिए जब वर और कन्या का कुंडली मिलान किया जाता है तो सबसे पहले पंडित जी नाड़ी देखते हैं। नाड़ी देखने का एक कारण ये भी है कि नाड़ी के पास 8 मार्क्स है। 8 मार्क्स नाड़ी के पास है, भकुट के पास 7 मार्क्स है, 15 तो ऐसे ही हो गए। गण के पास 6 मार्क्स है, 21 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए। अगर नीचे से भी तीनों बन जाए तो ये 21 मार्क्स हो गए, और ऊपर से अगर बाकी के 5 भी बनते हैं तो उनके पास सिर्फ 15 मार्क्स हुए। तो इसलिए नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, मार्क्स की संख्या बढ़ती जाएगी। आगे फिर सब समझते हैं। ये पहला मार्क्स जो है, 1 मार्क्स मिलता है वर्ण पे। वर्ण जो है यहाँ पर 4 तरह के वर्ण दिए हुए हैं, विप्र वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। ये वर्ण है जो आज के डेट में जो जाति व्यवस्था है वो ये वर्ण नहीं है, ये ज्योतिष का वर्ण है। इसके कुछ अपने आधार हैं, ये जाति व्यवस्था से भिन्न है। तो ज्योतिष में कुछ लोग, यही चार कैटेगरी हैं, और इसी 4 कैटेगरी में पूरी पृथ्वी समाई हुई है। इसमें से कुछ लोग विप्र होते हैं, कुछ क्षत्रिय होते हैं, कुछ वैश्य होते हैं, कुछ शूद्र होते हैं। और इस वर्ण के अनुसार उनके गुण में भी भिन्नता आती है। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ब्राह्मण वर्ण का होगा, जो विप्र वर्ण का होगा, वो लगभग शाकाहारी होगा, 90% शाकाहारी होगा। अगर वो मांसाहारी घर में जन्म लिया है तब भी जैसे होश संभालेगा, जैसे उसको ज्ञान प्राप्त होगा, वैसे ही वो शाकाहारी बन जाएगा। बाकी लोगों के लिए भी करीब करीब वैसे ही लागू होती है। तो इसमें अगर टैली होता है तो आपको 1 मार्क मिलेंगे, टैली नहीं होता है तो 0 मार्क मिलेंगे। वश्य गुण गिनाक जो होता है, इसमें भी 1 2 3 4 5 कैटेगरी इसमें भी है, और इसमें 2 मार्क्स आते हैं। अगर टैली होता है तो 2 मार्क्स आएगा, लेस टैलीड है 1 मार्क्स आएगा, और नहीं टैली है तो 0 मार्क्स आएगा। ये जो मुख्य वाले जो हैं वो 6 7 8 इनको देख लेते हैं। 6 जो है गण मैत्री है। गण जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, देवता, मानव, राक्षस। देवता का और मानव का मेल, देवता का देवता से मेल बहुत अच्छा है, ये देवता का देवता से मेल फुल मार्क्स। देवता का मानव से मार्क्स फुल मार्क्स, और देवता और राक्षस का मेल 1 मार्क नहीं बन सकता। इसी तरीके से मानव और देवता 6 मार्क्स। ये ध्यान रहे कि ये वर और कन्या का है, ऊपर वाला वर है और नीचे वाली कन्या है। वर जो होना चाहिए वो श्रेष्ठ होना चाहिए, और इसीलिए उसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर बनाया गया है। मानव कन्या है और देव है, ये मिलकर के 6 मार्क्स हो गए। राक्षस अगर कन्या हो गई तो देव और मानव दोनों से उसको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसको सिर्फ राक्षस से ही विवाह में 6 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद से 7 देख लेते हैं, भकुट। ये भकुट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें 7 मार्क्स होते हैं। 7 मार्क्स में 0 मार्क्स से लेकर के, अगर टैली हो रहा है तो 7 मार्क्स मिलेंगे, और नहीं टैली हो रहा है तो 0 मार्क्स मिलेंगे। इसमें कोई 1 2 3 4 मार्किंग नहीं है, एक्सट्रीम है।
टैली हुआ 7 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स, नहीं टैली हुआ 0 मार्क्स लोवेस्ट मार्क्स। ग्रहों की जो नैसर्गिक मैत्री है, कुछ ग्रह ऐसे हैं कि उनका आपस में मेल है, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपस में उनका मेल नहीं है, और ये जो है जातक के जिंदगी पे, जो वर और कन्या है उनके जिंदगी पे बहुत ही प्रभाव डालते हैं। ग्रहों की स्थिति होती है मांगलिक है, क्रूर होता है, सूर्य है क्रूर होते हैं, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और शुक्र एक पास बैठ गए, शुक्र को जला देंगे, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, अस्त हो जाएंगे शुक्र। तो इसलिए हमें ग्रह मैत्री भी देखनी पड़ती है, किस ग्रह का किस ग्रह से मैत्री है, किस ग्रह से किसका सम है और किस ग्रह से किसका शत्रु है। अगर मित्र है बहुत अच्छी बात है, अगर सम है चलेगा, अगर शत्रु है नहीं चलेगा। जो मित्र राष्ट्र, जो भकुट की जो है, भकुट की अपनी अपनी राशियां हैं, जैसे मेष और वृश्चिक एक होते हैं, वृश्चिक और तुला, वृषभ और तुला एक होते हैं, मिथुन और मकर एक जो होते हैं, कर्क और धनु एक होते हैं, सिंह और मीन एक होते हैं, और कन्या और कुंभ होते हैं। ये भकुट का ऐसे ही मिलाप है, अगर इसमें मैच करता है तो 7 मार्क्स मिलेंगे, नहीं मैच करता है तो 0 मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि किसके नहीं मिलने से क्या फर्क पड़ता है। हम ये वर्ण है, और अगर वर्ण नहीं मिलता है, वर्ण का मिलना और नहीं मिलना जो है डे टू डे वर्क पर निर्भर करता है। अगर वर्ण मिल रहा है अच्छा काम धाम चलेगा, नहीं मिल रहा है प्रॉब्लम होने वाला है। वश्य जो है, वश्य जो है इसमें अगर मिलने में दिक्कत होती है तो डोमिनेंस का प्रॉब्लम आ जाता है। राक्षस अगर है वो डोमिनेट करना चाहेगा, तो इस तरीके से इससे फर्क पड़ता है। हमें शादी ब्याह के बाद से बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें लगता है कि कभी वर जो है वधू पर डोमिनेंस कर रहा है, कभी वधू जो है वर पर डोमिनेंस कर रही है। ये जो तारा है, तारा नक्षत्र का जो मेल है, इससे डेस्टिनी डिसाइड होती है। दोनों की डेस्टिनी क्या है, एक का डेस्टिनी है कि सुखी जीवन जीना चाहिए, और एक का डेस्टिनी है कि बॉलीवुड में जाकर के हीरोइन बनना चाहिए। मिल मैच ही नहीं करता है, तो इसलिए डेस्टिनी देखना भी जरूरी है। उसके बाद से जो योनि है, योनि से मेंटलिटी का पता चलता है, दोनों पे एक दूसरे के प्रति आकर्षण और एक दूसरे के प्रति क्या उनकी भावनाएं रहती हैं, उसके बारे में योनि से हमें पता चलता है। मैत्री जो है, ये जो मैत्री है ये भी ग्रह की मैत्री है। ग्रह की मैत्री में हम देखते हैं कि उनकी कंपेटेबिलिटी क्या है। जैसे यहाँ पर सैटर्न है और वीनस है, ये दोनों असुर ग्रह आते हैं। सैटर्न असुर है और वीनस असुरों के गुरु हैं। जैसे गुरु बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, वैसे ही वीनस शुक्र जो है वो असुरों के गुरु हैं। तो यहाँ पर असुर ये हुए और उनके गुरु, अच्छी मेल जोल है, 5 में 5 मार्क्स मिल रहा है, कंपेटिबिलिटी वेरी गुड है। जो गण है, गण में 6 मार्क्स को दिया गया है, क्योंकि उनके जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो होता है वो डिफर करता है। जो भकुट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में लव रहेगा कि नहीं रहेगा, दोनों के बीच में कितने प्रेम रहेंगे, कितने अनुनय रहेंगे, कितने खटपट रहेंगे, कितने मेल मिलाप रहेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, जिस भी शादी में भकुट का मिलान नहीं हुआ है बड़ी खटपट चलती रहती है उनकी शादी में, ताउम्र बहुत मुश्किल से उनको गुजारा करना पड़ता है। कुछ तो समय रहते ही अपने अपने रास्ते चुन लेते हैं, और कुछ सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा में जैसे तैसे अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं। जो नाड़ी है ये हेल्थ से रिलेटेड है, ये वही नाड़ी है जिसमें आयुर्वेदाचार्य नाड़ी छू करके स्पर्श करके वो बताते हैं कि वात रोग है, कि कफ रोग है, कि पित्त रोग है। इस नाड़ी को पकड़ करके वो बता सकते हैं कि नाड़ी की चाल कैसी है और शरीर में कैसी व्याधि चल रही है, कैसे ठीक होगा। तो जो शास्त्र नाड़ी पकड़कर ये बता सकता हो कि इसमें कौन सा दोष है, वही शास्त्र ये बता रहा है कि वर और वधू दोनों का एक नाड़ी नहीं होना चाहिए। अगर दोनों की एक नाड़ी होगी तो दोनों के तबीयत ठीक नहीं रहेंगे, बीमारी होगी, बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होंगे वो बीमार होंगे। और बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि वर और वधू में से किसी एक को पृथ्वी छोड़ के जाना पड़ता है, इतनी बीमारियां बढ़ जाती है। उनका बायोलॉजिकल मिक्सिंग जो होता है वो बहुत डिफर हो जाता है। इसलिए नाड़ी भकुट से नो कॉम्प्रोमाइज, बाकी चीज़ों से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
बट वकुट एंड नाड़ी से नो कॉम्प्रोमाइज, इन दोनों का मैच होने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है, नहीं बढ़िए आगे, दूसरे जगह देखिए। इसको देखने के बाद से अब सवाल ये उठता है कि कितने गुण का गणना होता है, कितना अच्छा माना जाता है और कितना अच्छा नहीं माना जाता है। साहब पहले भी हम दिखा चुके हैं, 36 गुण का पूरा गणना बनाया जाता है। कुंडली मिलान जो होती है वो 36 गुण का होता है। 36 गुण में 8 गुण, 7 गुण, 6 गुण, 5 गुण, 4 गुण, 3 गुण, 2 गुण, 1 गुण, क्रमशः बकुट गण, ग्रह, योनि, ताराबल, वश्य और वर्ण के दिए हुए हैं। इसमें से 36 गुण में से ऐसा कहा जाता है कि 50% 18 होता है। कम से कम 18 तो होना ही चाहिए शादी ब्याह के लिए, नहीं तो शादी इज नॉट एडवाइजेबल, मैरिज इज नॉट एडवाइजेबल फॉर दैट पेयर। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि 18, 19, 20 में अगर शादी हो रही है तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि वहाँ से लड़की आए, कुछ ग्रामीण परिवार से लड़की आए जो अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। वो 18, 19, 20 के गुण मिलान में जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर लेगी। शहरी क्षेत्र की लड़की होगी, उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगा, शी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। वहाँ पर हम सलाह नहीं देते कि 18 गुण में शादी किया जाए। 25 गुण तक, 18 से 25 तक अच्छा बताया जाता है, 25 से 32 तक बहुत अच्छा माना जाता है। 25 से 32 बहुत अच्छा है, 25 से 32 अगर होता है कर दीजिए शादी, इन दोनों का अच्छा मिलान रहेगा, जीवन भर बहुत अच्छी से सुख की बंसी बजाएगी। और अगर 32 से ऊपर मिल जाता है तो फिर पूछिए ही मत। 32 से और 36 में मिल जाए, ये तो बने ही है एक दूसरे के लिए, ये तो 6 जन्म से मिलते आ रही है, 7वां जन्म उनके मिलने का। तो 32 से 36 तक होता है सर्वोत्तम होता है, ये किसी किसी का मिलता है। एक मंगल दोष के बारे में भी देखा जाता है, मंगल दोष की भी चर्चा करेंगे हम। और काल सर्प दोष भी देखा जाता है, काल सर्प दोष के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन दोनों की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जो भी ज्योतिषियों ने, ज्योतिष शास्त्र ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, उस स्टैंडर्ड को अगर फॉलो करके चलेंगे तो आधुनिक युग में भी विवाह शादियाँ मीठी मीठी गुजर जाएंगी। अगर उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं तो यू आर एट हाई रिस्क। आज के बच्चे और आज की बच्चियां वैसी नहीं रही जो पारिवारिक और सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए सब कुछ त्याग दे। आज के बच्चे और बच्चियां कहीं अलग रहते हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, वहाँ पर सोशल कंट्रोल भी कम है, फैमिली कंट्रोल भी कम है। इसलिए अगर आपके हाथ में है तो गुणन का मिलान जरूर कीजिए, कुंडली का मिलान जरूर कीजिए और उसके बाद ही शादी विवाह के लिए आगे बढ़िए। आज के चर्चा में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ और एक नए होश के साथ। जय श्री राम।